नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज एक हम नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले श्रृंखला में आपने देखा था कि हम पॉलिटी के 1 लाख क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसी श्रृंखला की एक नई बुक है जो यूथ कंपटीशन की, उसने भी 1 लाख यानी कि 1 लाख भूगोल के प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आपको भारत एवं विश्व के भूगोल मिलेंगे। तो इन्हीं को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। इसमें 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अब तक परीक्षाओं में आ चुके हैं और सारे ही टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, भारत और भौतिक भूगोल यानी कि भारत का जो भौतिक है, यानी कि भौतिक मतलब वो जो उसका पूरा विभाजन है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वह किस देशांतर पे है, किस अक्षांश पे है, उसमें समय रेखा क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, विभिन्न राज्य कहाँ है, वह किस राज्य के क्रम पे आता है, ये सारी जानकारी आपको भौतिक भूगोल में मिलेगा। तो आज उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि आपके स्क्रीन पर अच्छा और स्पष्ट नजर आए। देखिए, यहाँ जो भारत का वर्णन किया गया है बहुत ही अच्छे शब्दों में किया गया। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप भारत के बारे में एक परिचय दे सकते हैं। बहुत ही छोटे और अच्छे शब्दों में यहाँ यूथ कंपटीशन वालों ने अच्छे से बताया है। चलिए, हिमालय की गोद में स्थित है, हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से संचित भारत एशिया में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर यानी हिंद महासागर के ऊपर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत विश्व भूमंडल में, जो विश्व का पूरा भूमंडल पृथ्वी पे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब ये जो आप क्रोनोलॉजी है इसको अच्छे से देख लीजिए कि अक्षांश किन किन अक्षांशों के बीच है और देशांतर में किन किन देशांतरों के बीच है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कई बार बना है कि भारत किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पे है, ये पूछा गया है। अब आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु वनस्पतियां जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, भारत की सांस्कृतिक और वर्तमान की स्थिति को दोनों में सामंजस्य बैठाया हुआ है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, भारत जो है सबसे पुराने देशों में से एक होने के बाद अपनी सभ्यता के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी वर्तमान तक संजोए हुए हैं। वहीं जब और देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यता खत्म हो गई है, लेकिन भारत की आर्यभट्ट सभ्यता, ऋग्वेद जो वहां लिखा गया उसके वो परंपरा चली आ रही। तो वही ये बता रहा है कि भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए हैं। यानी कि जहां हम विदेशों, प्राचीन काल में भी आप पढ़ेंगे तो हम विदेशों से व्यापार करते थे, विदेश के राजाओं से हमारे संबंध होते थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में भी हमारे संबंध हैं। यही चीज यहाँ बताना चाह रहा है। अब है भारत का नामकरण, यानी कि भारत के जो विभिन्न नाम हैं, जो देखिए वैसे तो संविधान में देखा जाए कानूनी तौर पर भारत के 2 नाम हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिए। लेकिन विभिन्न वेदों में, विभिन्न पौराणिक जो ग्रंथ हैं या जो आप देखेंगे कुछ बुक्स हैं, उसमें भारत के अलग अलग नाम मिलते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो ब्रह्मवर्त कहाँ मिलता है, या देखेंगे जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण भारत को ब्रह्मवर्ता कहा जाता है। भारत किस लिए कहा जाता है? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर मिला है। और ये कहाँ उल्लेख है? जो भरत नाम, ये जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का नाम का उल्लेख जो मिलता है वो वायु पुराण में मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंडिया किसने दिया? तो यूनानियों ने इसका नाम इंडिया दिया, याद रखिएगा।
आर्यावर्त किस लिए कहा जाता है इसको? जो आर्यों के निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा जाता है। अब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो शब्द बोला जाता है वो फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा बनाया गया, मतलब दिया गया है। जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा दिया गया। ये पूछा गया कि हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था, तो कहीं पास उत्तर के तौर पर अरबी माना गया, तो कहीं फारसी माना गया है। अब उसके आगे देखते हैं। भारत, भारत जो नाम मिलता है वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर मिलता है। तो ऋग्वेद के, देखिए भारत नाम जो मिलेगा आपको एक वायु पुराण में मिलेगा, लेकिन वायु पुराण की कहानी अलग है। वहां दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में मिलेगा। तो वहीं ऋग्वेद में देखेंगे तो भारत जो है जन मतलब उस समय होता एक ग्रुप। जन का तात्पर्य उस समय क्या होता था, एक ग्रुप होता था जहां कई लोग रहते थे, उसे जन कहा जाता था। तो वहां एक जन था जिसका नाम भरत था, उसी के नाम पर रखा गया है। तो ये इतना आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न विभिन्न समय परिस्थितियों के अनुसार भारत का क्या क्या नाम पड़ा। इंडिया यूनानियों की तरह दिया गया, आर्यवर्त आर्य निवास की तरह, हिंदुस्तान दिया गया वो आप देखेंगे फारसी और अरबियों के द्वारा दिया गया, और भारत जो दिया गया वो शकुंतला और दुष्यंत को पूछा जाएगा तो वायु पुराण में लिखा है, और भारत जन का यानी कि एक भारत समूह का उल्लेख करेगा तो ऋग्वेद में किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है कि भारत के नाम को लेकर अब तक के कितने क्वेश्चन और कहां कहां से बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की थी? तो ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द दिया था, यानी कि भारत के लिए हिंदुस्तान संज्ञा का सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था शब्द का वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। अब है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में देखेंगे तो भारतवर्ष जो नाम लोकप्रिय था वह जम्बू द्वीप के नाम से था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे जो भारत का नाम क्या होता था, जम्बू द्वीप होता था। अब है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा कहाँ का था, वो पुर्तगाल का था। और इसके यहाँ सर्च करने यानी कि भारत की खोज के लिए निकलने के लिए भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसका आपको उल्लेख मिलेगा। और जैसे कि कुछ बहुत ही मशहूर टीचर हैं इस हिस्ट्री के, मुझे तो एक ही लगते हैं देखा जाए तो अपने, तो जैसे कि तैयारी के दौरान आप देखेंगे मणिकांत सर है। मणिकांत सर के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहां आपको इसके बारे में उल्लेख अच्छे से मिलेगा कि वास्को डिगामा यहाँ आया था, क्या परिस्थिति यहाँ भारत की थी, वहां क्या परिस्थिति बनी थी, किस तरह के राजनीतिक संबंध स्थापित हो रहे थे, विदेशी संबंध में किस तरह के बदलाव आ रहे थे, आंतरिक संबंध में क्या उथल पथल आ रहा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की कार्य कर रही थी, वो सब कुछ आपको इसमें बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी जब हिस्ट्री का लेक्चर चलने लगेगा तो मैं वहां भी इस चीज को बताऊंगा। अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया जो था वो देखेंगे ग्रीक शब्द था। क्या था? ग्रीक शब्द था, यानी यूनानी शब्द था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, यानी कि अगर ये जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ बगल में ये भारत का मैप दिया हुआ है, इस भारत के मैप में देखिए पूछ सकते हैं ना, ये त्रिभुजाकार है, ऐसे देखिए ये ऐसे करके एक आकृति है। हाँ, इसके स्थल सीमा कितनी है, ये स्थल सीमा हो गई पूरी इसकी। हाँ, ये हो गई जल सीमा, यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो जल सीमा कितनी है, कितने राज्य हैं, कौन से राज्य में किस सीमा को स्पर्श करते हैं, किस प्रदेश की सीमा को। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे देखने को वो मिलेंगे केवल भारत एवं भौगोलिक अवस्थिति में देखेंगे, इसके जब आकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आकार के बारे में यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है। भारतीय भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि जो भारत का भूभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। जैसे कि कोई घर हम लेते हैं तो 100 वर्ग गज का होता है, कोई 50 वर्ग गज का होता है। ठीक उसी तरह भारत का जो पूरा आकार है
वो कितने किलोमीटर में आता, तो वो आता है 32,87,263। तो याद रखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आता है। अब है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए पूरे पृथ्वी में 100% भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें से भारत को कितना मिल रहा है, भारत को केवल मिल रहा है 2.4% मिल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल आता है वो 2.4% आता है, अगर विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का हिसाब से प्रतिशत में देखा जाए तो। और वहीं जब अंकों में देखा जाएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है, तो चतुष्कोणीय, जो मैं बता रहा था ना, भारत की भू आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, ऐसे 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 करके है, तो ये चतुष्कोण है। तो भाई ये पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, भागर कि जो भारत है उसकी भू आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा दो, जो उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला आकार देखेंगे कि ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये ऐसे लिया जाए, चतुष्कोणीय मान लिया जाए इसको ऐसे करके। तो पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो देखेंगे 3,214, कितना, 3,214 किलोमीटर भारत लंबा है। और वही पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार देखेंगे, चौड़ाई प्रकाश देखेंगे, तो 2,933 है। एक बार प्रश्न 2 साल पहले यूपीपीएससी से बना था, ये दोनों प्रश्न बनाए थे, और जो ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है उसमें लिख दिया था आपका कि 2,933, और पूर्व से पश्चिम का लिख दिया था 3,214, ये नंबर लिख दिए थे। हाँ, लोगों को इसमें काफी गड़बड़ हो गया था कि नंबर लोगों ने काफी गलत कर दिया था। उसके बाद एक बार प्रश्न बना था, ये नंबर में डिफरेंट कर दिया था, मतलब कि लिख दिया था ये 3,000 लिख दिया था, जैसे कुछ याद आ रहा है, इसे 2,500 लिखा गया था। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर का है। तो वहीं पूरब से पश्चिम की चौड़ाई देखेंगे तो 2,993 किलोमीटर है। ये जो शब्दों और अंकों का खेल है ना, ये प्रीलिम्स का खेल होता है। जो इन शब्दों की बारीकी को समझता है, प्रीलिम्स में सबसे खास बात क्या होती है ना, बारीकी को समझना, और बारीकी भी समझना ना एक लक के ऊपर होती है। मैं आपको सही बताऊं तो वो भी एक लक का जो है डिफॉल्ट होता है। रीजन उसका क्या होता है, 2 घंटे मिलने हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, आप जान रहे हैं, उस 2 घंटे में आपको वहीं साइन कराने पहुंच जाएंगे, वहीं आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे, फिर इतनी ही गर्मी में पेपर देना रहता है, मान लीजिए गर्मी ठंडी है तो बहुत ठंडी में पेपर देना पड़ेगा, फिर आप जो है मानसिक आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपने घर से दूर पेपर देने जाते हैं, रहने खाने पीने की पूरा शेड्यूल 2 दिन तक बिगड़ा रहता है, 3 दिन पहले से ही दिमाग में चलते ही लगता है कि यार पेपर देने जाना है, यार इस शहर जाना है, उस शहर जाना है, ऐसे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, ये सब दिमाग में चलने लगता है। फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आप देखेंगे यार कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब 2 घंटे में इतना स्ट्रेस आ जाता है ना दिमाग में, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर होता क्या है, जो लोग कम स्ट्रेस ले रहे हैं या जो बहुत बारीकी से चीजों को देख चुके हैं, या तो लक, इस लक से ही बहुत कुछ डिसाइड होता है। यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, भारत के भौगोलिक विस्तार आप भी वही पढ़ रहे हैं, दुनिया भी वही पढ़ रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं वही पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट एग्जाम में लक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, इसीलिए थोड़ा स्वयं पे भी विश्वास रखने के साथ साथ जो विश्व में हो रही घटनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे कैसे देश काल परिस्थिति बदल रही है। हाँ, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, दीपों सहित ये रंग क्यों यार चेंज हो गया इसका, दीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो देखेंगे
7,116 किलोमीटर की है, डिपो सहित। मतलब आप यहाँ समझिए, मैं आपको इस जो डायग्राम है इसमें समझाता हूँ। बोलना ये चाह रहा है कि द्वीपों के साथ ये जो द्वीप है, ये द्वीप पूरे, ये द्वीप हो गया अंडमान वाला, ये लक्षद्वीप वाला हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे गुजरात से लेकर ये सारी तट रेखा मिलाते हुए पूरा बंगाल की खाड़ी तक, है ना। पूछ रहा है भारत की ये जो पूरी लंबाई तट रेखा द्वीपों के साथ लेके कितनी है, तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर है। अगर कभी आंसर में आ जाए 7,517 किलोमीटर, तो ये भी आप सही मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, यानी कि भारत जो स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई देखने को मिलेगी 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है, यानी कि हमसे 6 बड़े देश हैं। तो 6 बड़े देशों का क्रम एक बार आप बता दीजिए कैसे हैं, उन क्रमों को याद रखिएगा। ठीक है, अब है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा स्थान है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान पे आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है। अब है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखेंगे 17.5% है। यानी कि 100 लोग अगर विश्व में रह रहे हैं, अगर थाइनोस ने चुटकी बजाई होती ऐसे करके, पूरे विश्व की जनसंख्या आधी हो जाती, और आधी होकर सपोज 100 बचती, तो उसमें से 17 लोग कितने कौन होते हैं, 17.5 लोग, वो भारतीय हो जाते हैं। अच्छा, थाइनोस ने चुटकी बजाई थी उसी समय तो कोरोना आया था। लोग बहुत मीम बना रहे थे, आप लोग ने देखा होगा, बहुत मीम बन रहे होंगे, थाइनोस ने ऐसे चुटकी बजाई, सट कोरोना आ गया और दुनिया की जनसंख्या आधी होने लगी। क्या मतलब कि गजब का, मतलब कि सभी, जब तक जो छोटे बच्चे जो जिनके जहन में कोरोना शब्द आ गया है, जब तक अपने जीवन में जीवित रहेंगे तब तक उनको कोरोना याद रहेगा कि यार ऐसी एक महामारी आई थी, इसमें लॉकडाउन लगा था, पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ मानव की स्वास्थ्य की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी। कोई हॉस्पिटल किसी भी रोगी को लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा था, मौत का एक मंजर चला हुआ था। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे ना 1850 के बाद भारत में भूखमरी, अकाल, इन सब के बारे में स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, तो आपको देखने अरे यार कैसे प्लेग आता था, पूरा का पूरा गांव समाप्त हो जाता था, जिला गायब हो जाता था। अब उसमें पढ़ेंगे इस तरह के बारे में, तो आप जब, अब पहले लोग पढ़ते तो लोग सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता था ये वो। अब जब आप पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि हाँ ऐसा संभव था। कोरोना जब सेकेंड वाली वेव आई थी ना, तो वो बहुत घातक थी, उसमें तो लोग बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या ही बोलना, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना सगा या अपने किसी जानने वाले को ना खोया। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना ठीक चीज नहीं थी, पता नहीं कैसे 2019 के बाद से 2020 से 23 यानी 3-4 साल कैसे गुजर गए ना, मतलब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला उस चीज का। मानव अपने लाइफ में वहीं खड़ा रहा, समय इतना आगे चला गया, लोगों को पता ही नहीं चला। जो उस दौरान जो लोग ने तैयारी की या तो जो लोग ने कुछ सोचा होगा, वो तो सोचते ही रह गए सारी जिंदगी। अब लग रहा है वो होगा ही नहीं जो सोच रखा था। कोरोना बहुत कुछ बदल दिया, बहुत कुछ। चलिए देखते हैं अब भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग कितनी है, जो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे। देखिए आंकड़े जब जनसंख्या के हिसाब से या किसी क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 2021 की जनगणना हुई नहीं है, क्योंकि 21 में जब कराना था तो कोरोना था। अब जो कि कोरोना था तो मना कर दिया गया कि गणना नहीं होगी अभी, तब जब हालत सही हो जाएगी उसके बाद सही हो गई। लेकिन फिर वही राजनीतिक हस्तक्षेप है,
बहुत से मामले इनकी वजह से नहीं कराया जा रहा है। वो सब अपने, जब आप लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने लगेंगे तब आप उसमें समझ में आने लगेगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, भारतवर्ष में गांव की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 6.40 लाख से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी की अक्षांश दर पे एक बार मैंने, मुझे याद आ रहा है, वहां देशांतर लिख दिया था। वो शायद हाई कोर्ट 2019 वाला कोई पेपर था क्या, में भी उसमें लिखा था कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर लिख दिया था। लोगों ने टिक मारे हुए थे, जो समझ गए थे उन्होंने टिक नहीं मारा हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश और देशांतर के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए सीधा सा अक्ष से अक्ष मिला के चले, वो अक्षांश देश को, दुनिया को देखने वाला देशांतर। समझ रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आगे देखते हैं, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का देशांतरी विस्तार यानी कि देखा जाए कि जो मानक समय के हिसाब से देखा जाए वो देशांतर, उसमें भारत का विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी नहीं पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आ रहा है, मानक समय आ रहा है, जो देशांतर के माध्यम से जो हर एक देश का अपना अलग अलग मानक समय होता है उसके बारे में यहाँ उल्लेख कर रहा है। मानक समय से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम हर देश का अलग अलग होता है। जैसे किसी देश में एक ही मानक समय चलता है तो किसी देश में दो दो चलता है। बड़े देश जैसे यूरो, जैसे कि आप देखेंगे रशिया में, वहाँ करीबन मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार पढ़ा था 10 है कि कितने हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 5 से तो ज़्यादा है ये मुझे पता है, वहाँ मानक समय है। यानी कि अगर उस देश में कि पार्लियामेंट को देखा जाएगा तो वहाँ करीबन 10 घड़ी लगी होगी, जो 10 अलग अलग समय को बता रहे हो कि यहाँ इतना बज रहा है, यहाँ इतना बज रहा है, यहाँ इतना बज रहा है, उसके देश के इस क्षेत्र में इतना बज रहा है। अमेरिका में 3 या 4 है। तो वही देश के आकार के हिसाब से देश का मानक समय तय होता है। अभी भारत में भी हाल ही में कुछ दिन पहले ये बातें चल रही थी कि भारत में 2 मानक समय होना चाहिए। उससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी, उससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूर्य उदय हो जाता है, मान लीजिए वहां के, मान लीजिए कि वहां 10 बज रहा है, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 8 बज रहा है। अगर सूर्य की परिस्थितियों को देखा जाए तो अगर, क्योंकि वहां 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है। अगर हाँ, अब क्या होता है, अब बैंक जो खुलते हैं वो खुलेंगे अपने मानक समय, मतलब कि 10 बजे के अनुसार वो खुलेंगे। इंडिया में वही टाइम सेट है। लेकिन पूर्वोत्तर में क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में, वहां जितने अभी सूर्य की जो गर्मी होगी वो यहाँ 10 बजे होगी, उतनी वहां 12 बजे होती है। 2 घंटे का मानक समय इधर उधर हो जाता है। फिर वहां पर देखेंगे आप, वहां 8 बजे एक प्रकार से, जैसे सपोज करिए आप यहाँ 8 बजे ऑफिस बंद कर रहे हैं, कैसा फील होगा। वैसे वहां पर देश काल परिस्थिति, हाँ, पर्यावरण की सारी दिनचर्या बदल जाती है और वहां लगता है 8 बजे, कहते हैं जैसे यहाँ 6 बजे बैंक बंद होना था तो वहां लगेगा 8 बजे। घड़ी में तो बज रहे हैं 6, सबके बज रहे हैं घड़ी में, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला हो, चाहे गुजरात वाला हो, दोनों घड़ी में 8 तो बजेगा। लेकिन पर्यावरणीय दशाएं, जो मौसम की दशाएं होती है ना, वो बदल जाती हैं, वो रंग जो होता है चेंज होने लगता है। तो इससे लोगों को लगता है यार ये चीजें, अब वहाँ क्या होता है, ऐसे यहाँ मान लीजिए 4 बजे हमने लाइट नहीं जलाई है, हमें लाइट को कोई काम नहीं भाई, सूरज की रोशनी सही आ रही। अब वहाँ 4 पे 6 बज गया है एक प्रकार से, तो वहाँ क्या 2 घंटे पहले ही लाइट जलने लगी, तो ऊर्जा की खपत तो बढ़ गई ना ऐसे में। ये मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मांग चल रही थी कि भारत में 2 मानक समय होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसको करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्थित तंत्र चाहिए। अगर वो ढंग से नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले ट्रेन का टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। हाँ, अभी हमारे देश की साक्षरता दर उतनी नहीं है कि इस चीज को समझ सकें, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, लोगों की दिनचर्या में बदलाव आएगा। ठीक है,
वहां कुछ और बस समय हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, लोग कंफ्यूज होंगे। तो इस चीज को आदमी थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है मानक समय लागू करने में, नहीं अदरवाइज सरकार लागू कर सकती है। चलिए अब देख लेते हैं मानक समय जो है भारत में क्या है। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अब यहां मैं इसका थोड़ा सा आपको ग्राफिकल इंडिकेशन दे देता हूं। चलिए ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये जा रही है इसकी मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री वाली। अब यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास देखेंगे तो आपका प्रयागराज का नैनी जिला है जहां से होकर जा रही है। अब चूंकि देखेंगे ये कितने राज्यों से होकर मानक समय जा रही है, तो ये 5 राज्यों से। सबसे पहले देखने को कौन मिलेगा, यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये देखेंगे आप उड़ीसा में टच करिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश को भी ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश का छोटा सा पोर्शन यहाँ से ये जो करवा रहा है यहाँ टच करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 5 राज्यों से जाती है, ठीक है। इसी को ही मानक समय माना जाता है जो 82.5 डिग्री का है। तो जूम कर लेना आप, जब कहीं मैप पे पाएगा हम फिर जूम आउट करके उसको और अच्छे से कर देंगे। अब है मानक समय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम देशांतर से कितने घंटे आगे है? यानी लंदन का जो ग्रीनविच शहर है वहां से एक मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अब देखिए देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है और अक्षांश भी काल्पनिक रेखा है। अब चूंकि ये बन रहा था जब 1862-68 में, कुछ ऐसा समय था जिस समय समय तय हो रहा था। उस समय क्या पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन सभी को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो उसने अपने बोलबाला में बैठा होगा, कुर्सी में सबसे ऊपर कहा होगा ऐसा है 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से निकलेगी। अब चूंकि वहां कोई बोलने वाला नहीं था, सभी उपनिवेश देश थे वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, यानी कि अपनी रंगबाजी इसने दिखा दी। ब्रिटेन ने अपनी मानक समय तय करने में रंगबाजी नहीं दिखा दी। अब क्या होता है ना, हर एक देशांतर के बाद आप देखेंगे 15 मिनट का फर्क आता है। ऐसे ऐसे करते 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 जैसे जैसे पहुंचेंगे 82.5 डिग्री पर, उधर तो लंदन में 0 है, अब 82.5 डिग्री आगे इधर आ जाएंगे, 5.5 घंटे आगे चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच की मानक समय से 5.5 घंटे आगे निकलती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की अपनी रंगबाजी चल रही थी उस समय, जिस समय तय हो रहा था। तो गजब है ना, ये भी देखिए कहीं से निकाल दिया, लेकिन सही है। अब कौन इतना सोचता, अब ये हो गया जो हो गया सो हो गया, सही है। चलिए चलिए, काल्पनिक रेखा ही तो है, हमारा मन करेगा मानेगा, हमारा मन करेगा नहीं मानेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन है। हाँ, उसमें किसी के दबाव का नहीं होता है। दबाव का अगर इफेक्ट होता तो फिर आज इसराइल भी अपना युद्ध रोक देता, ईरान भी अपना युद्ध रोक देता दबाव के बाद। बात दबाव की नहीं होती, बात होती है संप्रभु राष्ट्र की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं जो दूसरे देशों से पूरी होती है। अब केवल अपनी एक चाह, अपनी एक अड़िग के लिए हम देश की जनता को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं, तो हमें कहीं कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई भी देश वो अपनी संप्रभुता से कभी भी खिलवाड़ नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? वह गुजरती है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ रही कर्क रेखा। कर्क रेखा से तो खूब दबाव क्वेश्चन बनते हैं, इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बनते हैं और साथ ही साथ देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसका इतना खेला होता है ना भाई साहब, देश के नाम लगातार, सब देश के नाम। पहले का तो नॉर्मली देश के नाम पूछता था, फिर देश के नाम पूछा था, पूरे देश का नाम पूछने का। अब उस नेक्स्ट लेवल पे आगे कहा कि उन देशों का क्रम लगाइए, उत्तर से पूर्व, पूर्व से उत्तर की ओर एक क्रम लगाइए, इससे क्रम वाले क्वेश्चन पूछने का। अब इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनका मैप एकदम, उनको मैपिंग एकदम एक एक देश की लोकेशन याद है, उनका तो सही हो जाता है।
जिसका नहीं याद है भाई वो अपना पीछे बैकफुट पे आ जाता है। चलिए देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 30.30 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये बात ध्यान रखिए, ये जो 8 राज्य है ना, ये कर्क रेखा वाले, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इनका सिर्फ क्रम पूछा जाता है। क्रम में लोग अक्सर इसको याद करने में कहते हैं, ट्रिक रखते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ये कहीं सीक्वेंस पे लगाने पे आ गए तो आप मित्र पे गमछा ही झाड़ते रह जाएंगे गुरु। तो ये पहले शॉर्टकट, हमें तो पता, हमें लॉजिक शॉर्टकट वाला नहीं समझ में आता है, चाहे कोई याद करने के लिए कि शॉर्टकट दे दो। किसी चीज को याद करने के लिए पहले उसको शॉर्टकट याद करो, फिर उस शॉर्टकट से उस लॉन्ग कट के थ्रू आप उसका आंसर डिस्क्राइब करो। अरे यार सीधा रटो ना यार, 10 बार रटो, खुद खुद याद हो जाएगी कोई चीजें। मुझे तो याद हो गई सीक्वेंस है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अरे दो चार बार मैप देख लो। हाँ, ऐसा नहीं कि सबको सब याद रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो आप लॉजिकल होकर याद कर ही सकते हैं। उसमें क्या इतना घबराना करे यार, नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। शॉर्टकट तब लीजिए जब बहुत आवश्यकता हो। हर चीज में शॉर्टकट लेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन भी शॉर्टकट हो जाएंगे और आंसर तो शॉर्टकट ही रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, उसके देखते हैं क्या है प्रश्न में। मैप आ गया, कर्क रेखा, ये देखिए आ गया, गुजरात आ गया। अब देखिए राजस्थान का बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ टच कर रहा है, आप देख लेंगे। तो ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ठीक हो जाए भाई। अब ये हो गया मध्य प्रदेश, मामा जी की सरकार वाला। अब आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा है, तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये है मिजोरम। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बीचों बीच 23.5 डिग्री अक्षांश पर आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये उत्तरी अक्षांश पे आता है, ये यूपी को टच नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए मजेदार बात बताते हैं। अब जैसे देशांतर रेखा कैसे कैसे गुजरती है, यहाँ से गुजरती है ना, जैसे जहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ, ये गई प्रयाग और ये छुआ मध्य प्रदेश का, ये छत्तीसगढ़, ये तो पूछ सकता है कि जो देशांतर और वो अक्षांश रेखा एक दूसरे को भारत में किस राज्य में काटती है? तो याद रखिएगा वो काटती है छत्तीसगढ़ में काटती है, यहाँ पास, ये एमपी में नहीं काटी, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काट रही, कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम कट्टे कुट्टे। कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, पहले इसको मिट्टा से मिटा दे, टेक्नोलॉजी का मिट्टा है ये, मिट्टा। हम लोग तो मिट्टा ही बोलते थे, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप क्या बोलते थे। कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा तो बांग्लादेश में जाएगी ना भाई, ये देखो ना, ये बांग्लादेश अपना, ये बांग्लादेशी ही तो है मेरे भाई, इसको इंदिरा गांधी ने जन्म कराया था। अच्छा ये शब्द कितना बेकार है, जन्म कराया था या हमने उसको बनाया था। ये कहना चाहिए कि हाँ वहां के लोगों को आजादी दिलाने में हमारे देश के में बहुत बड़ा सहयोग था। मुझे लगता है इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, वो किसी भी देश को आहत नहीं कर सकते हैं। सभी देश की संप्रभुता को सम्मान करना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और चाइना हो, सभी को, सभी व्यक्ति को, ये नहीं कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही मन आग बबूला करने, सभी को, सभी के देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता की इज्जत करनी चाहिए। एक अच्छे आप गलत है तो क्यों गलत है, ये चारों चीजों जानने के लिए आपको उस सबसे पहले खुद के दिमाग में संतुलन होना चाहिए। खुद के दिमाग को संतुलन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा सा अपना
ध्यान लगाइए। हाँ, चीजें नहीं समझ में आए तो उनको लिखिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपने किसी समस्या को लिख दिया, आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका मैथ वीक है, मेरा मैथ वीक है इसलिए मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चीज़ को। पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तभी मैं बोलता हूँ, कुछ मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई मैंने बोल दिया, नहीं, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने ऊपर। मैथ का थोड़ा इशू मेरे साथ है, सी सेट में हमेशा उसी वजह से होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं ना उसको एक बार लिखा अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, कि यार मेरा सी सेट क्यों रुकता है। रीज़न आया मैथ। ठीक है, मैथ में भी हमने ये डिसाइड किया कि हाँ मैथ में कौन पोर्शन है जो हमेशा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे पानी की टंकी क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन बेसिक वाले होते हैं, इसमें से आप 4 से 5%, मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरे से सॉल्व होगा तो ये हर पेपर में सॉल्व हो जाएंगे अगर यूपीएससी में हो रहे हैं तो ना। लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। अब मेरा मैथ पे कॉन्फिडेंट आता नहीं है, लाख कोशिश कर लूँ मेरा मैथ में कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो मैं एक ऐसे ही यूट्यूबर को देख रहा था, उसमें बुक्स के बारे में बता रहा था, बहुत से ऐसे यूट्यूब पे देख अच्छी अच्छी बुक्स को उन्होंने बहुत अच्छी वॉइस में कन्वर्ट करे हुए हैं। कुकू एफएम चाहे तो आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज में तो यूट्यूब पे 1000 लोगों ने इस तरह की किताबें पढ़ाई हुई हैं और बताई हुई बहुत अच्छी वॉइस में दी हुई हैं। तो वहाँ आप मैंने ऑब्जर्व किया कि यार समस्या ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है, समस्या ये है कि क्या मैं अपनी समस्या जान पा रहा हूँ कि ये समस्या है। समझ रहे हैं, दोनों वाक्य में डिफरेंट समझिए। समस्या है, ठीक है, ये कोई बात नहीं, समस्या है। समस्या क्या है ये अगर आप जान गए तो समस्या है कि नहीं है ये तो आप जान जाएंगे। सबसे पहले समस्या क्यों है और कैसे है ये जानना जरूरी है, तो आप उस समस्या का समाधान निकाल सकेंगे। और याद आ गया, हाँ, विकास देवी कीर्ति एक बुक के बारे में बता रहे थे, सर हैं बहुत बड़े, मतलब कि शिक्षा जगत में, भारत में शिक्षा जगत मतलब कंपटीशन कोचिंग के शिक्षा जगत में बहुत बड़े नाम है उनका, बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हैं। और लोग कहते हैं आप पढ़ाते नहीं हैं, ये है वो है, ठीक है ना भाई, एक वक्त तक ही इंसान पढ़ाएगा, उसके बाद तो अपने करियर में आगे बढ़ेगा नहीं यार। देखिए एक्सेप्ट करेंगे तो सब सही है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सब बुरा है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ उनके मार्गदर्शन में टीचर सही नहीं है तो या तो वो तो खुद ही खुल के करते बोलते हैं ना अपने हर सेमिनार में एडमिशन से पहले ही, भाई देखो मैं तो कुछ नहीं पढ़ाने वाला, मैं अपने मार्गदर्शन में इन टीचर को अपॉइंट किया हूँ, और ये अगर मान लो वो पढ़ाते भी तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, हर टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, बहुत कम ही टीचर्स ऐसे होते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन उन टीचर जो सब पढ़ा लेते हैं वो भी सब नहीं पढ़ा सकते, हाँ उनको सबकी जानकारी हो सकती है लेकिन सब पढ़ा नहीं सकते हैं वो, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा पे क्या क्या आ गया। अब है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य को एक दूसरे पर आपस में काटती, जो मैं बात कर रहा था छत्तीसगढ़, अभी बात कर रहा था ना इस बारे में, देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ये प्रश्न जो है राजस्थान, जब राजस्थान की परीक्षा हुई होगी कोई परीक्षा, तो उसमें ये प्रश्न बना होगा। अगर सोच लीजिए, अगर यही प्रश्न अगर यूपीएससी में आ जाए तो अरे भाई, या उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, बिहार की परीक्षा में आ जाए तो भैया लोग पागल हो जाएंगे। तब तो गूगल का ही सहारा इंसान के पास रहेगा। आजकल गूगल से ज़्यादा चैट जीपीटी बोलने लगा, जेमिनी बोलने लगा है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है दिन ब दिन, मुझे तो लगता है शिक्षा जगत कहीं अंत ना हो जाए। सब कुछ इतना ज़्यादा आसान होते चला जा रहा है। आप चैट जीपीटी के कुछ वर्जन, आपने चैट जीपीटी को सिर्फ ये जाना होगा, अरे यार मुझे ये लिख के दे दो, तो आप उसका 0.0001% चैट जीपीटी को जान, मैं भी नहीं जान रहा हूँ, मैं तो हो सकता है जितना मैंने बोला कि 0.0001% में आप ये सोच रहे हो चैट जीपीटी पर ये था, तो आप कुछ बोलेंगे लिख के देंगे, हो सकता है मैं इस नज़रिए से पहुँच गया हूँ कि 0.001% पे मैं आ गया हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा जान रहा हूँ चैट जीपीटी को, थोड़ा ज़्यादा नहीं जान रहा, मैं थोड़ा सा रिसर्च किया उस पर कि एक और क्या मेरे काम को आसान कर सकती है। ये एक्सेल फाइल है, उसको क्या कर सकता है, कोई फोटो खींचा हो तो उससे क्या करा सकता है, उसे कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने, वो क्या उस तरह का कर सकता है, उसको कोई मैंने अभी
आप भी मेरे एग्जाम का चैनल का लोगो देखेंगे ना, तो मैंने उस चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया था, 2 सेकंड के अंदर क्रिएट करके दे दिया था उसको, केवल एग्जाम लिख के। और मैंने उससे कहा कि पहले तो सिंपल लिख बना के दी, फिर मैंने कहा उसको और कलरफुल करो। उसने तुरंत अच्छे अच्छे कलर को डिफाइन कर दिया उसमें। तो 2 से 3 सेकंड में इतना काम कर सकता है, जिसको इंसान को करने में करीबन 2 से 3 दिन लगते थे। पहले एक लोगो डिजाइन करने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। अब क्या है, 2 से 3 सेकंड। जो इंसान की जीने की प्रवृत्ति थी, काम की प्रवृत्ति थी, आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। ये रहा 2 दिन और ये रहा 2 सेकंड। अब ये पूरा जो 48 घंटे का गैप था, ये खत्म कर दिया। टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा भाई। तैयारी आप कुछ भी करिए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी को हल्के में मत लीजिए। मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये क्या आ गया भाई, क्यों इंटरनेट आ गया भाई, तुम जाओ यार, क्लास चल रही है। 1 मिनट रुकिएगा। कोई इशू आ जाते हैं कभी कभी। सही हो गया, सही हो गया ना। देखिए बताइए, सही हो गया ना। हम्म। सही है ना। हम्म, चलिए परेशान ना होइए, आगे देखते हैं अब। कर्क रेखा की निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन है? कर्क रेखा के जो निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन कौन से? कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली। अच्छा, भूल गए? 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद आ गया ना। तो वही पूछ रहा है, इन जो रेखा गुजर रही है उसके अगल बगल के जो राज्य हैं, और राज्य में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछना चाह रहा है। कोलकाता 82.5 डिग्री पर है। आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट पर। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट पर। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर। जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट पर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर। रांची 23 डिग्री 11 मिनट पर। रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट पर है। अब है भारत के दूरस्थ बिंदु। जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं, उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि जो चारों कोने हैं भारत के, उसमें जो सबसे दूर दूर के बिंदु हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है वो? इंदिरा पॉइंट है। अब भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो केप कमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में और तमिलनाडु में। बात ध्यान रखिए, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो केप कमोरिन कन्याकुमारी में है। अब आगे देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या है? देखेंगे, इंदिरा पॉइंट का पहले का नाम क्या था? पेगमेनियन पॉइंट था। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में है। और पेपर में लिख दिया था छोटा निकोबार। मुझे एक प्रश्न याद है, ये भी 2019 के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ, तो उसमें इस तरह का प्रश्न मुझे ध्यान आ रहे बने हुए थे। तो याद रखिएगा, कहाँ है? बड़ा निकोबार में है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब उसके आगे देखते हैं, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? यानी कि तीनों लोग कहाँ मिलते हैं भाई? तीनों लोग चौराहे पे मिलते हैं। उस चौराहे का नाम क्या है? उस चौराहे का नाम कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पे तीनों, यानी अरब, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर मिलते हैं। कहाँ? कन्याकुमारी के पास। अब है भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंद्रा कौल है। कौन सा इंद्रा कौल है? कहाँ है वो? लद्दाख में है।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबूती अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वह है गौरमाता या गोहर मोती गुजरात में है। ये बात ध्यान रखिए। ये रहा इसकी पिक्चर्स। ये देखिए, ये इंदिरा कोल हो गया, विभूति हो गया, गौरमाता हो गया, और जो आपको देखने को मिलेगा ये इंदिरा पॉइंट जो बड़ा निकोबार में है। ये तीनों जो मुख्य भूमिका ये है कन्याकुमारी। ये यहाँ देखेंगे बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर, और ये आप देखेंगे हिंद महासागर। तीनों कहाँ जंक्शन हो रहा है? तीनों का यहाँ कन्याकुमारी में हो रहा है। अब देखने जा रहे हैं पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर कुछ छूटेगा तो कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज कल की वीडियो में हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। अभी से भारत का जो सामान्य परिचय था उसको देख लेते हैं। पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से मिलती हैं। लेकिन उससे पहले आप महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिया है वो देख लेते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों होती हैं। सही बात है। प्राकृतिक सीमाओं में हिमालय जैसे देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं क्या होता है, आप रेगिस्तान देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, समुद्री सीमा देख सकते हैं। ये प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित सीमा कैसे होती है? जैसे रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन हो गई, डूरन हो गई, सब मानव निर्मित सीमाएं होती हैं। भारत की स्थानीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बंगाल तथा म्यांमार से लगी हुई है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र इसमें श्रीलंका एवं मालदीव भी स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। हम इसको जूम कर लें। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? यानी यहाँ ये पूछना जा रहा है आपसे कि सीमाएं तो 7-8 देशों से लगी हुई हैं, वो ठीक है, लेकिन किस देश से सबसे लंबी सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश से लगी हुई है। बांग्लादेश से हमारे देश की सबसे बड़ी सीमा लगती है, जिसकी लंबाई देखेंगे आपको मिलेगी कितनी? 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश से इतनी बड़ी सीमा हमारी टच करती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो कौन मिलेगा? वो मिलेगा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है? अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान है। वह कौन सा? वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा है, मैंने अभी बताया था जब करके रेखा वाला मैप दिखा रहा था, तभी मैंने चीज को बताया था। अब है कि किस भारतीय राज्य को अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? वह अरुणाचल प्रदेश है। अब मैप देखेंगे उसमें खुद ही पता चल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार की सीमा को साझा करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? भूटान को। क्यों? वहां बिजली बहुत ज्यादा गरजती है, बादलों का अपना एक प्राकृतिक दिशाएं हैं वहां पास। और ये जो देश है ना, ये एग्रीकल्चर या इकोसिस्टम जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर चलता है। यह एक ऐसा देश है जहां मानव विकास सूचकांक पर्यावरण के हिसाब से निकाले जाते हैं, और यहाँ पर्यावरण दशाएं बहुत अच्छी हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भूटान जैसे देश के बगल रह रहे हैं, जिसने मानव के टेक्नोलॉजी को तो अपनाने की कोशिश लघुत्तम की है, लेकिन जीवन जीने की नजरिए को बदलते हुए प्रकृति के साथ मानव को बनाए रखने की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ बहुत बड़ा टूरिज्म है।
और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर इकोसिस्टम देखने आते हैं कि बताइए हर तरफ पेड़ है, हरियाली है, मौसम कितना अच्छा है, ये बस यही लोग यहाँ देखने आते हैं और कुछ नहीं। चलिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण कैसी अध्यारोपित सीमा है, यानी कि कैसी सीमा है जो आदेश देकर जबरदस्ती आरोपित की गई है। अभी मैप पे क्या दिया है देख लेते, पर उसके लिए हमें करना पड़ेगा जूम आउट। भारत के सीमावर्ती देश आ रहा है, इसमें देख सकते हैं आप। इसमें एक चीज खास क्या है, सारे मैप सारे राज्य को भी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो आपको देखने में और आसानी होगी। तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब ये दिया हुआ है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य कौन कौन से, ये देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। बांग्लादेश के साथ जो 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्य हैं। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। चीन चीन जो देख करता है वो 3448 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्य से ये भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें देखेंगे गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अब आ रहा है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी जो सीमा साझा करते हैं हम लोग, वो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने का बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। अब आएगा म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और वो देखेंगे 4 राज्य उसमें आते हैं। उसमें 4 राज्यों का क्रम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। अब आ रहा है भूटान। भूटान के बारे में इसमें देख लेते हैं। भूटान में आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये 699 किलोमीटर साझा करता है 4 राज्यों के साथ। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ। अफगानिस्तान के साथ तो मात्र एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। यही प्रश्न अगर 2019 से पहले आया होता तो उसमें लिख जाता जम्मू कश्मीर। अभी इसको ध्यान रखिएगा। अब भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। समय देख ले क्या, मैं कल से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन हाँ एक टॉपिक हमारा जो भारत के संबंधित स्थलीय भू आकृति से था वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। ठीक है, चलिए। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य का क्रम कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? वो गोवा है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो सिक्किम है। भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 20। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? वह है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों और 1 संघशासित प्रदेशों से मिला हुआ है। 8 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली जो आपका आता है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र है। सोनभद्र को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो भारत के सर्वाधिक जिले वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश है, 75 जिले। इसको 76 जिला मिलने वाला है, उसके बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी। भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको देखने को मिलेगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर का है, जो आप देखेंगे 1962 किलोमीटर की। फिर आपको गुजरात की तट रेखा देखने को मिलेगी जो 1214 किलोमीटर की है। फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र की है, केरल की है, उड़ीसा की है, कर्नाटक की और पश्चिम बंगाल की है। लक्षद्वीप, गोवा, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, तो जो सबको जोड़ेंगे तो 75 7516 किलोमीटर आ जाता है।
मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखेंगे झाबुआ जिला है, याद रखिएगा झाबुआ जिला है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिंगरौली है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को साझा करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है बालाघाट है, याद रखिएगा बालाघाट है, जो कि आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है जो महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो छत्तीसगढ़ का नाम है धान का कटोरा। इस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान यानी कि प्राज्ञा ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है? तो असोम को कहा जाना जाता है। इस भारतीय राज्य को मसाले का बागीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। किस उत्तर पूर्वी राज्य को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में है। उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। इस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो वह नागालैंड को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब। 5 राज्यों का आप पंजाब जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कर्नाटक को जाना जाता है। भारत में सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में है। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो कर्नाटक को कहा जाता था। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। भारत का कोहिमा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कोहिनूर कहा जाता है कहाँ किसको? आंध्र प्रदेश को। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में है। असम यानी असोम किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्वी गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, यानी सीधा ऊपर से नीचे। पूर्वी पश्चिमी गलियारे किन भारतीय राज्यों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर से सिलचर यानी असम को जोड़ते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह देखेंगे लद्दाख है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो देखने को मिलेगा आपको लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो दिल्ली है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? तो पौंडीचेरी है। उसका यमन जो है वो आंध्र प्रदेश और कराईकल में आएगा, और तमिलनाडु में माहे और केरल आएगा। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में है। अभी राज्य दिए हुए उनकी राजधानी के बारे में यहाँ उल्लेख है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है उनका यहाँ उल्लेख है। अब यहाँ भारत में जो सीमाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड आप देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अब 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार और यमुनोत्री इंडोनेशिया से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया का है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका की। कोको जल संधि देखेंगे अंडमान के कोको द्वीप और म्यांमार से है। भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से ये देख लेते हैं। भारत के प्रदेश जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील की है, यानी कि जो कहाँ तक की भारत की सीमा सब 12 समुद्री मील तक मानी जाती है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कौन सा है? 24 किलोमीटर का। भारत का अनन्य क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? वो देखेंगे 200 समुद्री मील तक है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? वो 2 घंटे का है। मैंने बताया था असम और गुजरात वाला कॉन्सेप्ट 2 घंटे का। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? चेन्नई से होता है।
भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम में होता है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा डिजाइन किया? तो छत्तीसगढ़ को डिजाइन किसने किया था? चंडीगढ़ को। वो वास्तुकार ली कार्बूजियर ने किया था। उद्गम मंडलम यानी ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो सीढ़ीदार है, सीढ़ीदार रूपी है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे अधिक ठंडा अवस्थित है? वो है जम्मू कश्मीर में 10। सर क्रीक विवाद किन देशों के बीच है? तो आपको देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच। 26 दिसंबर 2004 सुनामी में भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत का सूक्ष्मतम स्थल कौन सा है? तो जैसलमेर है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हो चुके हैं? 3 बार युद्ध हो चुके हैं। 65, 72 और 95 का है। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उद्भव नहीं होता है? तो प्रयागराज में। भारत के उपमहाद्वीप एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत में भूपत्रकों व सर्वे सीट का प्रकाशन कहाँ से होता है? वो देहरादून से होता है। भारत की सीमा के देशांतर पर स्थित कौन सा शहर है? वह है बेंगलुरु है। सिलिकन वैली है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एन विले ने बनाया था। 1752 में बनाया था। याद रखिए, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। 1752 में बनाया था। अब हम कल प्रारंभ करेंगे भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। कैसी कैसी चट्टानें पाई जाती है, समुद्र तल के बारे में पढ़ेंगे, सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। कौन सा टॉपिक रहेगा? भारत की भूगर्भिक संरचना रहेगा। चलिए, धन्यवाद।